कक्षा 9 के विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में छठा अध्याय पढ़ रहे हैं। अभी तक 5 अध्याय पढ़ चुके हैं और उनका टेस्ट भी हो चुका है। आज हम छठा अध्याय से शुरू कर रहे हैं। छठे अध्याय का नाम है ऊतक। हम पिछले अध्याय पढ़े थे जीवन की मौलिक इकाई अर्थात कोशिका के बारे में। आज हम इस नए अध्याय में पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जंतुओं एवं पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के बारे में। ऊतक हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जितने भी प्राणी या पौधे होते हैं वह सभी कोशिकाओं से बने होते हैं और एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि अमीबा एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन, गैसीय विनिमय, उत्सर्जन ये सारी क्रियाएं करता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके शरीर में लाखों हजारों कोशिकाएं पाई जाती हैं और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। उन लाखों हजारों कोशिकाओं में विशेषता पाई जाती है कि कुछ कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करती हैं, कुछ दूसरे प्रकार की कोशिकाएं कुछ अन्य विशिष्ट कार्यों को संपन्न करती हैं। तो भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए जो भी कार्य शरीर में होते हैं, जंतुओं पौधों के जैविक क्रियाएं जो होती हैं उन्हें संपन्न करने के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। कोशिकाओं के यह जो समूह होते हैं वह विशिष्ट कार्य को बहुत ही दक्षतापूर्वक संपन्न करते हैं। और जैसे कि मनुष्य में जो पेशी कोशिकाएं हैं वह फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, जिससे कि गति होती है। तंत्रिका कोशिकाएं हैं वह संदेशों का वाहक, संदेशों को पूरे शरीर में लाने ले जाने का कार्य करती हैं। रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं उनके परिवहन का कार्य करता है। पौधों में भी हमने जाइलम, फ्लोएम देखा कि इन वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में हम श्रम विभाजन देखते हैं कोशिकाओं के समूहों के द्वारा। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो कि एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, यह हमेशा एक समूह में रहती हैं। किसी भी कार्य को करने में जो दक्ष कोशिकाएं होती हैं वह हमेशा एक समूह में रहती हैं। इससे पता चलता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर और कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह के द्वारा संपन्न किया जाता है। कोई भी कार्य जो होता है किसी भी जीवित शरीर के भीतर तो वह एक निश्चित स्थान पर होता है। जैसे पाचन हो रहा है तो वह आंतों में ही होगा, फेफड़े में पाचन नहीं होगा। श्वसन की क्रिया हो रही है तो फेफड़े की कोशिकाएं उसको करेंगी, आंत की कोशिकाएं उसमें भाग नहीं लेंगी, हृदय की कोशिकाएं उसमें भाग नहीं लेंगी। तो जो भी कार्य शरीर के भीतर होता है वह एक निश्चित स्थान पर होता है और कोशिकाओं के एक विशेष प्रकार के समूह द्वारा संपन्न किया जाता है वह कार्य। कोशिकाओं का जो यह समूह होता है वही ऊतक कहलाता है, जो कि मिल करके किसी एक विशेष कार्य को संपन्न करता है। उस समूह को ऊतक कहते हैं। यह ऊतक अपनी अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकें इसके लिए यह एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। रक्त, फ्लोएम, पेशी यह सभी ऊतकों के ही उदाहरण हैं। तो ऊतकों की जो कोशिकाएं हैं वह एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए दक्ष होती हैं और उनका जो संयोजन होता है वह भी एक विशेष प्रकार से बना हुआ होता है, जिससे वह उस विशिष्ट कार्य को पूरी दक्षता के साथ कर सकें। वह कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, ऐसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। यह ऊतक की परिभाषा है, इसको याद रखेंगे। वह कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, ऐसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है या यह समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। तो हमने देखा कि विशिष्ट प्रकार के कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ कोशिकाओं का समूह होता है। उन कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। तो जो पौधे होते हैं और
जंतु होते हैं। क्या वह दोनों में हम शारीरिक संरचना में भिन्नता देखते हैं? क्या पौधे और प्राणी दोनों एक ही तरह के ऊतकों के बने हुए होते हैं? यह समझना जरूरी है। हम देखते हैं कि किस तरह के ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि किस तरह के ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं और किस तरह के ऊतक प्राणियों में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। इनके संरचना और कार्यों की तुलना भी हम करेंगे। तो पौधों और जंतुओं के संरचना की तुलना भी इसी के साथ होती रहेगी। दोनों में स्पष्ट अंतर होता है, पौधों एवं जंतुओं में। पौधे हमेशा स्थिर होते हैं, वह गति नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। अतः उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सहारा देने वाली या सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं जो कि उसके शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं पौधे के। ऐसे ऊतकों की बहुतायत होती है, अधिकता होती है पौधों के शरीर में। और यह जो ऊतक होते हैं सहारा देने वाले, यह मुख्य रूप से ज़्यादातर मृत कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। तो पौधे एक जगह पे स्थिर हैं, उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उनको मजबूती से हवा पानी से स्थिर बचाए रखना। इसके लिए उनमें सहारा देने वाले ऊतक बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो कि उन्हें मजबूती से एक स्थान पर स्थापित किए रहते हैं, जमाए रखते हैं। और यह सहारा देने वाले इन ऊतकों की कोशिकाएं अधिकतर मृत होती हैं। अगर दूसरी ओर देखें जंतुओं में, तो जंतु गतिमान होता है, भोजन साथी या आवास की खोज में इधर उधर घूमता रहता है। यह पौधों की अपेक्षा बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जहाँ हमने देखा कि पौधों में अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। अगर उनके बढ़ने का हम क्रम देखें, बढ़ने की व्यवस्था देखें, तो पौधे कुछ निश्चित जगहों पर बढ़ते हैं, जैसे सिरों पर। जबकि जो जंतु होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। वह जो पौधे हैं उनके ऊतक उनके जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, लगातार पूरे जीवन काल में पौधे बढ़ते हैं। यह जो पौधे को वृद्धि करने वाले ऊतक हैं वह भी कुछ क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों में जो ऊतक पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभज्योतक और अस्थायी ऊतक, दो तरह के ऊतक पौधों में पाए जाते हैं। एक वह ऊतक होते हैं जो कि वृद्धि अथवा विभज्योतक कहलाते हैं, वृद्धि ऊतक या विभज्योतक ऊतक कहलाते हैं। दूसरे होते हैं अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक जैसी होती है, तो जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। हाथ भी बढ़ रहा है, पैर भी बढ़ रहा है, शरीर भी बढ़ रहा है, बाल भी बढ़ रहे हैं, तो जंतु जो हैं उसके पूरे शरीर में एक रूप वृद्धि होती है, कहीं कम या ज़्यादा नहीं होती है। और इसलिए इनके शरीर में इस तरह का विभाजन नहीं होता है कि यह विभाज्य क्षेत्र है या अविभाज्य क्षेत्र है। अंगों और अंगतंत्रों का अगर संरचनात्मक संगठन देखें तो जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। उनके अंग और जो अंगतंत्र होते हैं उनमें बहुत ही विशिष्ट अंतर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। यह निर्भर करता है कि वह जो उनके जीवन यापन का तरीका है
जंतुओं का भिन्न तरीके का होता है, पौधों का विभिन्न दूसरे तरीके का होता है। तो जीवन यापन के तरीकों के आधार पर या उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो विशेषकर जो जंतु हैं उन्हें भोजन की प्रक्रिया में, और जो पौधे हैं उनके भोजन की प्रक्रिया में काफ़ी अंतर पाया जाता है। संरचना की बात करें, संरचनात्मक संगठन, पौधों में गतिहीन अस्तित्व के लिए संरचनात्मक संगठन होता है, वहीं जंतुओं में प्रजनन गति करने के लिए अंगों एवं अंग तंत्रों का विकास होता है। उसी तरह उनके अंग तंत्र अनुकूलित भी होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में हम इस अध्याय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि पौधों में किस तरह के ऊतक पाए जाते हैं। पौधों में एक ऊतक होता है विभज्योतक। कौन सा ऊतक? विभज्योतक कहते हैं उसे। और यह विभज्योतक ऊतक ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे वृद्धि होती है। इसके लिए क्रियाकलाप आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, इसको पढ़ लेंगे कि कैसे किन क्षेत्रों में वृद्धि होती है और कैसे उसको हम मापते हैं। क्रियाकलाप में दिया है कि 2 शीशे के जार लेते हैं, उनमें पानी भर लेते हैं और 2 प्याज लेते हैं और दोनों जारों पर एक एक प्याज रख देते हैं। जैसे गिलास में या जार में पानी भर के हम रख देते हैं और दोनों के ऊपर एक एक प्याज रख देते हैं। और क्या होता है कि कुछ दिनों तक प्याज के जड़ों की लंबाई को नापते हैं। पहले और दूसरे और तीसरे दिनों में मूल की लंबाई को माप लेते हैं। दूसरे जार में रखी प्याज की मूल को चौथे दिन 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याज की मूलों की लंबाई का 5 दिनों तक निरीक्षण करते हैं। उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखते हैं। इस निरीक्षण से हमें क्या प्राप्त होता है कि किन किन प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं। हम देखते हैं कि किस जार में रखी हुई प्याज की मूल ज़्यादा वृद्धि कर रही है और हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती है। हम जार 2 में रखी प्याज के मूल के ऊपरी हिस्से को काटते हैं तो वह वृद्धि करना बंद कर देंगी। ऐसा क्यों होता है? पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। इस क्रियाकलाप को आप समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या करके हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पौधों के किन क्षेत्रों में वृद्धि होती है। तो पौधों के में जो वृद्धि होती है वह कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसे विभाजित ऊतकों को के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। कुछ निश्चित क्षेत्रों में पौधों में कुछ विशिष्ट प्रकार के विभाजित होने वाले ऊतक पाए जाते हैं, जिससे कि उनकी जो वृद्धि होती है वह उन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में ही सीमित होती है जहाँ पर वह विभाजित होने वाले ऊतक पाए जाते हैं। ऐसे ऊतकों को जो कि विभाजन का कार्य करते हैं उन्हें विभज्योतक कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। यह विभज्योतक पौधे के किस भाग में स्थित हैं? विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर उन्हें शीर्षस्थ कैम्बियम, पार्श्वी तथा अंतर्विष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कितने भागों में बांटते हैं? उनकी उपस्थिति के आधार पे कि वह विभाजित होने वाला ऊतक पौधे के किस भाग में है। अगर शीर्ष भाग में है तो उसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहा जाता है। बगल के हिस्से में है जो मोटाई में वृद्धि कर रहा है तो उसे कैम्बियम या पार्श्वीय विभज्योतक कहा जाता है। और बीच बीच में जो गांठों के बीच में वृद्धि होती है उसे अंतर्विष्ट विभज्योतक कहते हैं। तो 3 तरह के विभज्योतक ऊतक पौधों में उन क्षेत्रों में पाए जाने के आधार पर दिखाई देते हैं। विभज्योतक के द्वारा तैयार की गई नई कोशिकाएं शुरुआत में विभज्योतक की ही तरह होती हैं, लेकिन जैसे ही यह बढ़ती हैं और परिपक्व होती हैं इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और यह एक दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित होती जाती हैं। चित्र में हम देख सकते हैं कि कहाँ कौन सा विभज्योतक ऊतक पाया जाता है। ऐसा विभज्योतक ऊतक जो कि शीर्षों पर स्थित होता है उसे शीर्षस्थ विभज्योतक कहते हैं। जो शीर्ष और पार्श्व के बीच में थोड़ा थोड़ा जो गांठें हैं उन जगहों पर जो पाए जाते हैं उन्हें अंतर्विष्ट विभज्योतक कहते हैं।
और जो पौधे की बगल में पाए जाते हैं, तने की मोटाई में वृद्धि करते हैं, उन्हें पार्श्व विभज्योतक ऊतक कहते हैं। तो चित्र के माध्यम से काफ़ी कुछ स्पष्ट कर सकते हैं। प्रारोह के शीर्ष विभज्योतक जड़ों एवं तनों की जो वृद्धि वाले भाग हैं वहाँ पर विद्यमान रहता है। जो शीर्षस्थ विभज्योतक है और पौधे का जो तने का शीर्ष भाग होता है, जो जड़ों का शीर्ष भाग होता है, वहाँ पर स्थित होते हैं और पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं। कौन? शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। तने की परिधि या मूल में जो वृद्धि होती है वह पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है, जिसे हम कैम्बियम भी कहते हैं। और अंतर्विष्ट विभज्योतक जो है वह कुछ पौधों में पर्व संधियों के पास कुछ शीर्षस्थ विभज्योतक छूट जाते हैं वृद्धि करते समय, तो वह अंतर्विष्ट विभज्योतक के रूप में पाए जाते हैं। विभज्योतक की जो कोशिकाएं हैं वह बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं, उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य भरा हुआ होता है। उनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। विभज्योतक की कोशिकाएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। ये गुण हैं विभज्योतक ऊतक के गुण। अगर पूछा जाए कि क्या गुण होते हैं विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं के, तो यही गुण पाए जाते हैं उनमें, इसलिए इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। उनके पास विभज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य होता है, उनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और केंद्रक बहुत स्पष्ट होता है। उनके पास कोई रसधानी नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 70 से 80% क्षेत्रफल जो है पौधे की कोशिकाओं में, वह रसधानी जो पाई जाती है कोशिका रिक्तिका, उसके द्वारा घेरा गया होता है। लेकिन जो विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उनमें रसधानी नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? यह हम रसधानी का काम हम रिजर्वेशन के तौर पे करते हैं, लेकिन जो कोशिकाएं ज़्यादातर विभाजित हो रहे हैं उनमें रिजर्व फूड मटेरियल नहीं रखा जाता है। वह लगातार चूँकि विभाजित होती रहती हैं, इसलिए उनमें रसधानियों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उनमें रसधानी नहीं पाई जाती है। एक सेक्शन जो है तने का काटा गया है, चित्र है, इसको कॉपी पे बना लेंगे सभी बच्चे, और इसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मध्य भाग है पौधे का वह क्या होता है, उसके बाद कौन सा हिस्सा होता है। यह एक रिंग की तरह चारों तरफ बढ़ते हुए ऊतक व्यवस्थित होते हैं पौधे के तने में। तो सबसे जो बाहरी परत है पौधे की वह एपिडर्मिस कहलाती है, और एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पे, फिर हाइपोडर्मिस के नीचे कार्टेक्स, कार्टेक्स के नीचे एंडोडर्मिस, फिर पेरीसाइकिल की यह रिंग है जो कि पाई जाती है एंडोडर्मिस के नीचे, और एंडोडर्मिस के बाद फ्लोएम पाया जाता है। फ्लोएम के बाद उसके बीच में कैम्बियम रहता है जो कि फ्लोएम और जाइलम की वृद्धि करता है, और फिर ये मज्जा किरणें होती हैं जो सफ़ेद सफ़ेद बीच बीच में निकली हैं, यह मज्जा किरणें होती हैं, और बीच में यह झिल्लीदार जो ऊतक हैं या जाइलम हैं, और बीच में सबसे पित्त पाया जाता है। यह पौधे के तने की एक काट है। और अगर विस्तार पूर्वक संरचना देखें तो हमें कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। यह संकुचित संरचना है, थोड़ा सा विस्तृत संरचना है उसकी। और तो यह दोनों सेक्शन पौधे की तने की जो आंतरिक संरचना होती है, कैसे ऊतकों की व्यवस्था होती है, उसको स्पष्ट बता रहे हैं। तो यह था आज का आपकी क्लास का लेक्चर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है इस अध्याय से, इस लेक्चर से, तो आप फ़ोन करके कमेंट करके हमसे उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे अगली लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।